नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। इसरो ने लॉन्च कर दिया है NVS-01 या 1 कह लीजिए, नया एक नाविक सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि ये सेकेंड जनरेशन का हमारा जो नेविगेशन सैटेलाइट बोलते हैं, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, उसमें सेकेंड जनरेशन का, द्वितीय पीढ़ी का पहला सैटेलाइट है। अब देखो, इसके पहले जो सैटेलाइट थे जो केवल नेविगेशन प्रणाली के लिए थे, उस पर चर्चा करेंगे। नाविक क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। सेकंड पीढ़ी क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज आपको बेसिक से बताऊंगा। सबसे पहले इस न्यूज पे चर्चा करते हैं। आपको भी ये न्यूज पता चल गई होगी, इसरो ने न्यू नेविक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नाम याद रखिएगा, NVS-01। बट इसके साथ मेन जो जानने वाली चीज है वो ये है कि ये सेकेंड जनरेशन का, द्वितीय पीढ़ी का सैटेलाइट है। मेन फोकस हम इस पे किस पे रखने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज यहां पर देखने को मिलेगी कि भाई देखिए, दूसरी पीढ़ी का जो उपग्रह है उसका सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो गई है। वेट देखिए, 2232 केजी का है। जाहिर सी बात है, 2232 केजी का है तो किस रॉकेट के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया जाएगा? GSLV के द्वारा। इसके पहले वाले उपग्रहों की बात करते हैं तो उनका वजन था 1425 केजी, जिनको कि हमारा जो इसरो का वर्क हॉर्स जिसको बोलते हैं PSLV, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। बट इसका वजन ही इतना ज्यादा है, जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा पेलोड लगाए गए होंगे, ज्यादा उपकरण लगाए होंगे। इस वजह से इसका वजन जो है वो 2232 केजी का है। और ये किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? GSLV के द्वारा। इन सबको पढ़ने से पहले यदि हमारे बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो हमको नहीं समझ में आएगा कि ये सैटेलाइट का उपयोग क्या है। इसको नेविगेशन सैटेलाइट या रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है, इनका क्या उपयोग है, क्या इसका इतिहास रहा है। देखो, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सबके पास स्मार्टफोन है, आपके फोन में GPS होगा, सबने इसका यूज करा है। हम कहीं भी भटक जाते हैं तो हम GPS लगा लेते हैं तो वो हमें सही जगह पर पहुंचा देता है। ये GPS जो है आपको पता है ये किसके द्वारा, कौन से देश का है? USA का। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके नाम में क्या आ रहा है? इसके नाम में आ रहा है ग्लोबल। जी से क्या होता है? ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ कि ये विश्व में कहीं पर भी आप हो, ये हर जगह आपका जो काम होगा उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा। यानी कि नेविगेशन जो है, जो भी मार्गदर्शन आपका करना होगा वो ये आपको उसमें हेल्प करेगा। बट यहां पर देखिए शब्द क्या लगा हुआ है? रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से IRNSS अपने आप में कीर्तिमान है कि भारत ने स्वयं का नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है। अभी जो हम किस मतलब बोलते हैं ना कि किस स्टेज में है, तो वो है रीजनल स्टेज। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, यानी कि हमारा जो प्यारा भारत आप देख पा रहे होगे इस मैप में, तो इस भारत के ही चारों तरफ इस ये जो नेविगेशन सिस्टम प्रणाली है ये काम करेगी। अभी आप अर्जेंटीना निकल जाएंगे, आप USA, चाइना, रशिया यहां निकल जाएंगे, वहां पर आपको ये वाला सिस्टम नहीं काम करने के लिए मिलेगा। फिलहाल अभी की यही बात है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारा प्यारा भारत आपको दिख रहा है ना, इसके चारों तरफ अगर मैं टोटल परिधि की बात करूं तो 1500 किलोमीटर तक की जो निगरानी है वो इस सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा हम लोग करते हैं, जिसको हमने IRNSS नाम दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट इसमें देखने को मिल रहे होंगे आपको 7। कितने सैटेलाइट है यहां पे? 7 सैटेलाइट। कुछ सैटेलाइट यहां पर देखोगे आप रेड कलर से हैं, कुछ यहां पर सैटेलाइट ब्लैक कलर से हैं। जो यहां पर रेड कलर से सैटेलाइट है इनको बोला जाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जो यहां पर ब्लैक कलर से आप देख रहे हो इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। अंतर क्या होता है? बेसिक सा अंतर समझाता हूं आपको। जैसे मान लो ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये होती है 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, यानी कि इसको हम आम बोलचाल भाषा में क्या बोल देते हैं? विषुवत रेखा है, ठीक है। इस विषुवत रेखा के चारों तरफ यदि कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं जियो स्टेशनरी। अब जियो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो जियो ऑर्बिट होता है ना, वहां पर ये काम कर रहा है, यानी कि जियो अर्थ ऑर्बिट में काम कर रहा है। 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी वर्टिकली, वहां पर ये स्टैब्लिश है और विषुवत रेखा के चारों तरफ मूव कर रहा है। यहीं पर अगर बात करेंगे, इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड कर देना, तो इस एंगल से अगर मूव कर रहा है विषुवत रेखा से थोड़ा सा इंक्लाइंड, बिल्कुल विषुवत रेखा पर है तो जियो स्टेशनरी हो गया। इससे अगर इंक्लाइंड है तो इसी को हम लोग बोल देते हैं जियो सिंक्रोनस। अब वापस से इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो तुम्हें यहां पर देखने को क्या मिलेगा
कि यहां पर जो हमारे रेड कलर वाले सैटेलाइट हैं वो जियो सिंक्रोनस है, यानी कि ये इंक्लाइंड मूव कर रहे हैं, और जो जियो स्टेशनरी है वो कैसा है, वो स्थिर है विषुवत रेखा के चारों तरफ। अब देखो ध्यान से, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, कितने थे, 7। स्टार्टिंग होती है 2013 में, जब यहां पर पहला IRNSS के अंतर्गत हमारा सैटेलाइट लॉन्च होता है। उसको हम लोगों ने नाम क्या दिया था, यहां पर देख पा रहे हो 1A, उसके बाद 1B था, फिर 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1I। यहां पर जो सबसे लास्ट वाला आप देख रहे हो ना, ये हमने सबसे लेटेस्ट लॉन्च करा था 2018 में, आज से भी ठीक 5 वर्ष पहले। अब देखो, ये जो सैटेलाइट का क्रम है ना, नाम से अब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। यहां पर ये जो क्रम है वो किस क्रम में छोड़े गए हैं, ये सैटेलाइट है। अभी यहां पर ऐसा आप बुक में पढ़ोगे, आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, तो उसमें लिखा है कि 9 सैटेलाइट्स यहां पर लॉन्च करे गए। तो आप बोलोगे यहां पर तो 7 दिख रहे हैं इस डायग्राम में, बट 9 कैसे हैं? देखो, हर सैटेलाइट की अपनी एक एज लिमिट होती है, ठीक है, अपना उसका एक एक्सपायरी होता है, उसके बाद वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। तो हमें उसकी जगह पर कोई दूसरा सैटेलाइट वहां पर स्थापित करना होता है। यहां पर जो ये 1I है ना, इसका नंबर भी नहीं आता, इसके पहले GH, आप कहोगे H तो गायब हो गया, यहां पे H तो नहीं दिख रहा। 2018 से कुछ महीने पहले, यानी कि 2017 में जो H था उसको हमने लॉन्च किया था। बट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी सैटेलाइट होता है उसके चारों तरफ एक शील्ड होती है, वो शील्ड जब भी हम लोग वायुमंडल क्रॉस करते हैं तो उससे तापमान से रक्षा करती है। तो यहां पर कुछ शील्ड में खराबी होने के कारण ये वाला लॉन्च जो था वो हमारा असफल हो गया। तो H जो था वो सक्सेसफुली हम स्थापित नहीं कर पाए। उसके बिहाफ पे हमने तुरंत क्या भेजा, I भेजा। इस वजह से आपको ये चीजें दिख रही होंगी। धीरे धीरे क्या है, जैसे A सबसे पुराना है, अब B भी यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो B जो सैटेलाइट था वो भी क्या हो चुका है, वो अब यहां पर समाप्त हो चुका है। जैसे जैसे A की बात करें, C की बात करें, D की बात करें, तो कम से कम ये 3 सैटेलाइट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इनकी जगह पर भी अब हमको नए नए सैटेलाइट वहां पर स्थापित करने पड़ेंगे। तो ये वाला जो सिस्टम आप देख रहे हो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं IRNSS। अब ये नेविगेशन सिस्टम जो था, ये आप यहां पर ये प्रश्न बनता है कि इसको बनाया ही क्यों गया, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट क्यों किया गया। इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने के पीछे का एक कारण यह था कि देखिए, हमने एक वॉर लड़ा 1999 का, ठीक है, कारगिल वॉर। वहां पर क्या हुआ था कि जैसे आप देखोगे पहाड़ी एरिया है कारगिल वाला, तो वहां पर दुश्मन ने अपने बंकर बना रखे थे। अब पहाड़ वाला जो एरिया होता है वहां पे नीचे से आपको बंकर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो हमने अमेरिका से मदद मांगी थी कि भाई हमको क्या करो ना, अपने GPS की हेल्प से हमें जो वो लोकेशंस है ना, उन लोकेशंस की जो इमेजेस हैं वो हमारे साथ शेयर करो। बट USA ने वो करने से मना कर दिया। तो इन फ्यूचर, हालांकि हम ये वॉर जीते, इन फ्यूचर यदि ऐसी कोई भी लड़ाई होती है जहां पर हम लैंड में हैं और हमारा दुश्मन पीक पर है या कहीं पर भी है, तो कम से कम हमें उसकी सटीक जानकारी मिले। तो उसके लिए हम किसी दूसरे देश पर डिपेंड क्यों रहें, कल को वो भी मना कर सकता है। तो हमने यहां से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, और फिर IRNSS का जो पृष्ठभूमि है, जो इसकी उपज है, वो उसके पीछे का जो मेन कारण था वो ये था कि हमें इस चीज में भी आत्मनिर्भर बनना है कि कल को अगर ऐसा कोई वॉर होता है तो हमारे पास स्पष्ट रूप से भारत और भारत के चारों तरफ 1500 किलोमीटर की एकदम स्पष्ट इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट यहां पर था कि इस पूरी तरीके से हम क्लियर इमेज कैसे मिलेगी कि 7 सैटेलाइट हम अलग अलग पोजीशन पे स्टैब्लिश करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट तो था IRNSS। अब देखिए, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, जैसे क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, तो क्रूज की जब बात करते हैं तो ये तो मिसाइल का एक वर्गीकरण हो गया। बट हमने जो मिसाइल बनाई, जैसे ब्रह्मोस की बात करते हैं, तो उसको हमने कहां पे रख दिया, क्रूज मिसाइल के अंतर्गत। अग्नि को हमने रख दिया बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत। उसी प्रकार से IRNSS, ये तो पूरा एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर इसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, इसको हमने नाम दिया नाविक, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, नाविक सैटेलाइट, तो इसको हमने ये नाम दिया। इसके अंतर्गत ये जो सैटेलाइट है, ये मैंने इसरो की वेबसाइट से निकाला है, आप जाके वहां पर इसको चेक भी कर सकते हो। तो नाविक जो नाम है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज IRNSS और व्हाट इज नाविक। IRNSS जो है ये हमारा प्रोग्राम है, और इसके अंतर्गत ही इसका नाम हमने क्या दे रखा है, नाविक। हमने इसको एक नामकरण इसका कर रखा है। अभी अगर
N की बात करें तो देखिए इसके यूज जो है, इसको आप दो तरीकों से यूज कर सकते हो। एक तो आप सिविलियन पर्पस से भी आप इसका यूज कर सकते हैं, दूसरा आप इसका डिफेंस पर्पस से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सिविलियन पर्पस से यूज करने का क्या मतलब है कि आपको अपना जो बात करते हैं कि भाई कृषि का अंतर्गत एरिया कितना है, इरिगेशन का एरिया कितना है, ये सब चीजें आपको काउंट करनी है। प्लस यहां पर जब बात करते हैं मोबाइल फोन्स के मैसेजिंग वगैरह की, कॉल्स वगैरह की, कितनी तेजी से मैसेजिंग आती है, कितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसफर होता है। प्लस यहां पर जो मैपिंग है, बेसिकली अभी हम लोग अपने मोबाइल फोन्स में जीपीएस यूज करते हैं, कल को जो नाविक है पूरी तरीके से कॉमर्शियलाइज्ड हो जाएगा तो हमारे मोबाइल्स में हम लोग अपना खुद का मेक इन इंडिया जो नेविगेशन सिस्टम है उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब मरीन नेविगेशन की बात होती है तो समुद्र में जो जहाज वगैरह चल रहे हैं उनको रास्ता दिखाना, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात होती है, व्हीकल ट्रैकिंग की बात होती है, फ्लीट मैनेजमेंट की बात होती है। तो ये सारे जो यूज हैं वो बेसिकली यूज किसके हैं? IRNSS के, या मैं उसको अगर नाम देके बुलाऊंगा तो नाविक के। वर्तमान में अगर इसकी बात करेंगे तो इसी को हम लोग ने क्या नाम दिया है? नाविक। जो पहले के जितने भी हमारे उपग्रह थे उनका वजन 1425 केजी था, इस वजह से हमने PSLV का यूज करा। अब हमने क्या करा, ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन। समझ में आ रही बात? अब हम एक कदम आगे बढ़ गए और हम सेकेंड जनरेशन में पहुंच गए। सेकेंड जनरेशन में जब हम जाएंगे ना तो हमें इससे क्या बेहतर मिल रहा है फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। तो सबसे पहला यहां पर वर्ड यूज हुआ है एटॉमिक क्लॉक का। एटॉमिक क्लॉक का मतलब क्या होता है? एटॉमिक क्लॉक का मतलब होता है, देखो ये परमाणु घड़ी भी इसको आप बोल सकते हो। तो जैसे कोई एक सैटेलाइट है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, यहां से पृथ्वी से कोई मैसेज सैटेलाइट को भेजा जाता है और सैटेलाइट से वापस वो मैसेज पृथ्वी की तरफ आता है। तो इसमें ना जितना भी कम समय लगेगा, जितना डिले कम होगा, उतनी हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कोई पहाड़ी है, वहां पर दुश्मन ने अपना बंकर बनाया है, अभी ये चीजें जो है ये सैटेलाइट कैप्चर करता है। वो कैप्चर करने के बाद जितनी तेजी से वो मेरे को इसकी फोटो भेजेगा, अगर इसमें डिले हुआ तो हो सकता है कि दुश्मन यहां से अपना बंकर यहां स्थापित कर ले, यहां से यहां स्थापित कर ले। तो रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। केवल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन चाहिए। ये तो बात समझ में आ गई। तो ये जो रियल टाइम में इंफॉर्मेशन की बात होती, जितना कम से कम डिले होगा उसके लिए हम लोग एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं। अभी तक जो हमारे प्रथम श्रेणी के नेविगेशन सैटेलाइट थे उसमें हम लोगों ने जो भी एटॉमिक क्लॉक यूज करी वो हम विदेशों से आयात करते थे। सोच के देखिए कि उसके अंदर इतना बड़ा इक्विपमेंट है, वो हमारे देश में नहीं बन रहा था। यहां पर भारत ने रच दिया इतिहास। यहां पर पहली बार भारत द्वारा विकसित पूरी एटॉमिक क्लॉक जो है वो हमने बनाई है, ऑन बोर्ड होगी। इस चीज को याद रखिएगा, रुबिडियम परमाणु घड़ी। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो परमाणु घड़ी है वो उसमें किस चीज का यूज करा गया, तो रुबिडियम का याद रखिएगा, ठीक है। तो रुबिडियम परमाणु घड़ी जो है वो भारत के द्वारा विकसित है, वही हमने इस सेकेंड जनरेशन के पहले सैटेलाइट में लगा दी। दूसरा, L1 सिग्नल्स फॉर बेटर यूज इन वियरेबल डिवाइसेस। देखो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। अभी तक ना हम लोग जो आवृत्ति के सिग्नल यूज करते थे वो थे L5 और S। इस आवृत्ति के सिग्नल्स यूज करते थे। जीपीएस जो है वो इन आवृत्ति के सिग्नल्स को यूज करता है। इसके अलावा L1 को वो यूज करता है, राइट। तो L1 हमारे पास नहीं था, IRNSS में नहीं था। हमारे पास क्या था? L5+S। L5S जो है ये फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि कैसा भी खराब मौसम हो, बादल हो, धूल हो, इनको सबको क्लियर करते हुए एकदम एग्जैक्ट इमेज निकालती है। बट हमारे पास जो मोबाइल फोन होते हैं ना, उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव लगी होती है या उसके अंदर जो हार्डवेयर लगा होता है, उसमें उस सिग्नल को कैप्चर करने की भी तो क्षमता होनी चाहिए। तो हमारे पास अभी तक जो क्षमता थी ना वो किसकी थी? L1 की। तो हम लोग यूज क्या कर रहे थे? L5 और S। हमारे पास मोबाइल फोन में क्या लगा हुआ है? L1 का हार्डवेयर। तो हम जीपीएस को ही एक्सेस कर पा रहे हैं, हम नाविक को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। अब सरकार ने क्या बोला, दूसरी जो मोबाइल कंपनियां थी उनसे बोला कि आप लोग क्या करिए, L5 और S के इनकी फ्रीक्वेंसी के हार्डवेयर भी अपने मोबाइल्स में लगाइए, क्योंकि हमारा जो नाविक है, हम चाहते हैं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति नाविक का यूज करे। मगर मोबाइल फोन्स में क्या लगा हुआ है? मोबाइल फोन्स में लगा हुआ है L1 का हार्डवेयर। तो यहां पर कंपनीज को अपने हार्डवेयर चेंज करने पड़ेंगे। यदि कंपनीज को अपने हार्डवेयर चेंज करने पड़ेंगे, वो यहां पर दूसरे हार्डवेयर लगाएगी, तो जाहिर सी बात है मोबाइल की कॉस्ट महंगी होगी। इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए यहां पर यह बोला गया कि जो L1 है उसको हम सेकेंड जनरेशन में इंक्लूड कर लेते हैं। L5 और S जो है वो हमारा पहली जनरेशन में सातों में लगा हुआ है, यहां पर L1 को भी हम यूज कर लेते हैं।
पहली पॉइंट ये था। दूसरा इसका फायदा क्या होता है कि जो L1 फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं ये वेयरेबल डिवाइसेस जो हमारी होती हैं, जैसे मोबाइल फोन्स की बात करें, घड़ी की बात करें, जो आप आजकल स्मार्ट वॉचेस आती हैं, उसमें जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगा होता है, तो उसमें किस तरीके से ट्रैकर जो होते हैं, वेयरेबल ट्रैकर, जिसको चलाने के लिए आपको बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। अब जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है, वेयरेबल डिवाइसेस होते हैं, इसमें देखो आप छोटी सी बैटरी होती है और वो काफी समय तक चलती है। तो लो पावर के जो वेयरेबल डिवाइसेस होते हैं वो L1 फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके अंदर वो हार्डवेयर लगा होता है। तो यहां पर L1 को हमने इस फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड कर लिया। तो इससे देखो क्या हो गया कि अभी जो मोबाइल डिवाइसेस है ना, इन्हीं के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नाविक को आराम से एग्जीक्यूट करा सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। राइट, ये पॉइंट समझ में आया? फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। मैंने ये बताया आपको कि अभी तक जो हम फर्स्ट जनरेशन में यूज करते थे वो L5 और S सिग्नल्स यूज करते थे। तो अभी इनके साथ दिक्कत ये थी कि इंडिया में जो मोबाइल फोन दूसरे देशों से आते हैं या इंडिया में जो मैन्युफैक्चर कंपनीज करती हैं वो करती हैं L1 के हार्डवेयर के बेसिस पे। तो यहां पर कंपनीज को पूरा पूरा हार्डवेयर अपना चेंज करना पड़ रहा था। दूसरा, L1 के जो सिग्नल्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं वेरिएबल डिवाइसेस के लिए, तो हमने L1 को यहां पर इंक्लूड कर लिया। राइट, ये है सब सेकंड जनरेशन की प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट देखो यहां पर क्या है, लॉन्गर मिशन लाइफ। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि A B C D, तो हर एक सैटेलाइट का अपना एक टाइम होता है। प्रथम जनरेशन की जब बात करते हैं तो वहां पर जो सैटेलाइट का टाइम था वो टोटल टाइम 10 वर्षों का था। इसी को हमने बढ़ा के क्या कर दिया है, 12 वर्ष या उससे अधिक। यानी कि अब सेकंड जनरेशन का जब सैटेलाइट लॉन्च करा अभी हमने, तो अब 12 वर्षों तक फुर्सत है। अभी तक हमें क्या करना पड़ा था कि 10-10 वर्ष के इंटरवल पर आप क्या करोगे कि उस सैटेलाइट को चेंज करना। जैसे ए वाला जो सैटेलाइट था, सबसे पहला सैटेलाइट, वो 2013 में हमने लॉन्च किया। तो अब जाहिर सी बात है 2023 चल रहा है, तो यहां पर हमें उसको बदलना ही बदलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो भी क्रम से उसके सैटेलाइट चले आ रहे हैं, हमको उनकी एज के अकॉर्डिंग उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां पर क्यों ना हम एक ऐसा सैटेलाइट बनाएं जिसकी जो एज लाइफ है वो काफी ज्यादा हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि उसमें अपना खर्चा बचा सकते हैं। तो एटॉमिक क्लॉक, L1 सिग्नल्स और लॉन्गर मिशन लाइफ, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किस चीज के, सेकेंड जनरेशन नाविक सिस्टम के। जब हम लोग बात करते हैं कि भाई एक नेविगेशन सिस्टम आपको मदद कहां पे कर सकता है, तो जाहिर सी बात है इसके बारे में अभी मैंने आपको पॉइंट बताया कि दूसरे देश के नेविगेशन सिस्टम की अगर बात करोगे ना, उस पे अगर आप डिपेंडेंसी है तो एग्जैक्टली वो जब चाहेगा वो आपसे इसके राइट आपसे ले सकता है। राइट, तो अभी आपके पास अगर खुद का नेविगेशन सिस्टम नहीं है तो आप नहीं जान पाएंगे कि आपके देश की बाउंड्रीज पे क्या क्या चल रहा है। और इंडिया की बात करें तो लगभग 1500 किलोमीटर की रेडियस में हम आराम से ये चीज देख सकते हैं। तो और एक चीज इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, भारत ना विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। आप यूएसए की बात करेंगे तो वहां पर जीपीएस की बात करते हैं, ठीक है। आप यूरोप की बात करेंगे तो वहां पर गैलीलियो है। चाइना की बात करेंगे तो वहां पर आप बात करोगे कि बाइडू है। तो ये जो, और रशिया के पास ग्लोनास है। बट ये सारे कैसे हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, विश्व में कहीं पर भी काम करेंगे। बट भारत के पास इकलौता रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जो भारत के चारों तरफ परिधि में काम करेगा। राइट, 1500 किलोमीटर कोई छोटी डिस्टेंस नहीं होती है। दूसरा, यहां पर ना हमारे पास जीपीएस से एक प्लस पॉइंट और आ जाता है। वो क्या है, जो हमारा नाविक है ना वो 5 मीटर की एक्यूरेसी देता है। तो कोई भी दुश्मन के बैंकर के मतलब एकदम नियरेस्ट जाके इमेज लेना, या फिर जो टैंक्स वगैरह होते हैं उनके क्लियर इमेज लेना। जब हम लोग इसकी बात करते हैं जीपीएस की, तो वो 20 मीटर्स तक की अप्रोक्सीमेटली क्लियर इमेज लेता है। तो इससे हम लोग 15 मीटर का डिफरेंस है, और ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं होता है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया 1500 किलोमीटर की जो डायमीटर है उसको हम लोग कवर करेंगे। ये पृथ्वी के सापेक्ष एक स्थिर, मतलब जिस तरीके से पृथ्वी रहती है उसी तरीके से ये सब उपग्रह मूव करते हैं। तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर काफी देर तक एक सैटेलाइट रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि सैटेलाइट वहां से चला गया तो फिर उसके बाद यहां पे मूवमेंट हो रहा है। जैसे परमाणु मूवी में दिखाया गया था कि सैटेलाइट, अमेरिका के सैटेलाइट पोखरण के ऊपर से निकल गया तो यहां पर इन्होंने अपना जो गतिविधियां थी वो स्टार्ट कर दी। ऐसा भी नहीं, तो बहुत देर तक वहां पर इमेज सैटेलाइट रहेगा। राइट, इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अब जैसे 90 डिग्री की बात हो रही है तो इस सैटेलाइट को ध्यान से देखो, तो ये इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पे सब सैटेलाइट सेट है, ठीक है। तो इनसे और ज्यादा क्लियर इमेज मिलती है। जबकि जब जीपीएस की बात करते हैं तो वो इंक्लाइंड है, वो किसी एंगल पर सेट है। राइट, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको भी याद रखेंगे। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं रीजनल नेविगेशन सिस्टम के। एक बार फिर से समराइज करा देता हूं कि क्या हम लोगों ने आज के बिग न्यूज में जाना है, और इसके बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल बेसिक से। देखिए, सबसे पहले तो इसरो ने सेकेंड जनरेशन का जो एनवीएसएस को इसका पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है सक्सेसफुली।
हैवी सैटेलाइट है, जीएसएलवी का यूज करा गया है। यहां पर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में हमने जाना, टोटल 7 सैटेलाइट थे। कारगिल वॉर के बाद से इस आइडिया ने जन्म लिया। इंडिया ने अपना आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए अपना नेविगेशन सिस्टम बिल्डअप करा है। यहां पर कुछ सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस हैं, कुछ जियो स्टेशनरी है। जियो स्टेशनरी विषुवत रेखा पर जियो स्टेशनरी रहता है और इंक्लाइंड वे में जियो सिंक्रोनस रहता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। ये जो क्रम होता है 1A 1C 1D, इसको भी याद रखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं। सबसे पहले कौन सा गया था? 1A 2013 में। ठीक है, 1I को लेटेस्ट भेजा गया 2018 में। उसके बाद से पहली जनरेशन समाप्त, अब सेकेंड जनरेशन 2023 में लॉन्च करी गई NVS 1 के नाम से। यहां पर H नहीं दिखेगा आपको क्योंकि H जो था वो हमारा मिशन फेल हो गया था कुछ कारणों की वजह से। वो जो सैटेलाइट था वो वहां पर बेकार हो गया, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आईआरएनएस के कहां कहां पर उपयोग है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसी आईआरएनएस का हमने नामकरण कर दिया है और उसको नाम दिया गया है नाविक। सेकेंड जनरेशन नाविक के अंदर प्लस पॉइंट क्या है? एटॉमिक क्लॉक हमने बनाई है रुबिडियम की। यहां पर L1 सिग्नल्स को हमने शामिल कर दिया है। पहली जनरेशन में L5 और S सिग्नल थे, L1 को भी हमने ले लिया। इससे और सटीक इमेज मिलेगी, प्लस वियरेबल डिवाइसेस जो हैं इनको भी हम यूज कर सकते हैं नाविक का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इसमें लगा के, राइट। लॉन्गर मिशन लाइफ होगी तो अब हमें जल्दी जल्दी सैटेलाइट लॉन्च नहीं करने पड़ेंगे नेविगेशन के लिए, और दूसरा हमें प्रॉपर जो इमेजेस वगैरह है नेविगेशन की वो मिलती रहेंगी। क्या क्या इसके प्लस पॉइंट होते हैं? तो भारत इकलौता है जिसके पास रीजनल है। नाविक की जो अप्रोक्सीमेटली क्लैरिटी है वो 5 मीटर की, जबकि जीपीएस की जो यहां पर देखो 20 मीटर की 1500 किलोमीटर के डायमीटर को कवर करेगा। भू स्थिर कक्षा में रहता है तो एक ही जगह पर एग्जैक्ट इमेज आपको मिलेगी, प्लस 90 डिग्री पे सैटेलाइट है तो और ज्यादा क्लैरिटी यहां पर देखने को मिलती है। चूंकि यहां पर नाविक की बात हुई है तो आज का मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, एक मैं यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज गगन? मेरे को कमेंट करके बताइए गगन क्या है। इसका नाम आपने सुना होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि गगन क्या है, किस लिए इसका यूज करा जाता है, बेसिकली फुल फॉर्म क्या है गगन का। तो आज की बिग न्यूज में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की बिग न्यूज आपको एकदम अच्छे समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश यही करी कि साधारण शब्दों में आपको बेसिक से एकदम पढ़ाना स्टार्ट करूं, जिससे कि जो भी नए स्टूडेंट हैं, अगर पहली बार IRNSS का शब्द सुन रहे, नाविक शब्द सुन रहे, तो उनको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी अगले बिग न्यूज के सेशन में एक नए बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, उनका बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।